नमस्कार, BTS न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लेकर आए तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मोदी की सपोर्ट नहीं की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बिल में? क्या राज्यसभा में बीजेपी का साथ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अमेंडमेंट में तरमीम में कांग्रेस पार्टी ने जो साथ किया, जिसकी बिना पर आज दिल्ली में, महाराष्ट्र में कई लोग जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, नौजवान बच्चे जेल में हैं, ज़ईफ लोग जेल में हैं, और आज कांग्रेस पार्टी और डीएमके हम पर इल्जाम लगाती है बी टीम का। कभी आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कितनी गंदगी आपके गिरेबान में है। बजाय मजलिस पर उंगली उठाने के आप मेरे इन सवालात का जवाब दीजिए। तीसरी बात, मैं वानी अंबाड़ी के अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को बताना चाहता हूं कि इनके डीएमके पार्टी में जो माइनॉरिटीज है उनकी कोई इज्जत नहीं है, 2 पैसे की उनकी इज्जत नहीं। मैं खुद उसका मैं देख चुका हूं। डीएमके पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को आए, स्टालिन का पैगाम लेकर मेरे पास आए और आकर कहा कि ओवैसी साहब, हमारे लीडर ये चाहते हैं कि डीएमके के माइनॉरिटी कन्वेंशन में आप शिरकत करें, आप हमारे लीडर के बाजू बैठे, हम आपसे अलायंस करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं तो आपके पास नहीं गया, आप मेरे पास आए। तो बोले हाँ, हम आपके पास आए। मेरा उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम था, इन्होंने कैंसिल करवाया और तमिलनाडु जब चेन्नई पहुंचे, अपने ही टीवी चैनल पर पूरा दिखाया और उसके 2 घंटे के बाद कह दिया कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से मिला ही नहीं, ना कोई बातचीत हुई। डीएमके में जितनी माइनॉरिटी लीडरशिप है वो 0 है, उनमें कोई दमखम नहीं है, उनकी पार्टी में उनकी कोई इज्जत नहीं है। मुझे गम नहीं है कि मेरा अलायंस डीएमके से नहीं हुआ, मुझे कोई गम नहीं है कि हम अलायंस पे नहीं गए। मुझे अफसोस और गम इस बात का है कि जो लोग डीएमके के लिए मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, आप जिस पार्टी में सब चीज कर रहे हैं उस पार्टी में आपकी कोई इज्जत नहीं है। मैं डॉक्टर मस्तान से कहना चाहता हूं, मस्तान साहब, मैं वानी अंबाड़ी में खड़े होकर और तमिलनाडु के हर जलसे में ये बात बोलूंगा, आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरी एक एक बात में सच्चाई। टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के चाहने वाले को मिल रहा है। आज आप बताइए, बड़ी बड़ी तमिल अवाम से हमदर्दी की बातें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मगर जहां पर हमदर्दी दिखाने का वक्त आया वहां पर नरेंद्र मोदी अब्सटेन हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी एडीएमके की गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। आप जब 6 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने गैस के सिलेंडर को देखिए, उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है, डीजल करीब 90 रुपये हो चुका है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई देश में कोई पॉलिसी नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एडीएमके और बीजेपी मिलकर तमिलनाडु में हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहती है, और अगर कोई बीजेपी को, एडीएमके को सही पॉलिटिकल तरीके से कोई उनका मुकाबला कर सकता है तो वो दिनाकरन के अलायंस और उसकी तमाम पार्टीज कर सकते हैं। आज तमिलनाडु की सियासत में कभी 2 ही पॉलिटिकल पार्टी थे, आज पहली मर्तबा एक तीसरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन आया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन का साथ कीजिए, आप आगे बढ़िए, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे जो हमको बी टीम की बात कर रहे, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन में हम किसका सपोर्ट कर रहे थे? भाई इलेक्शन हुआ था, किसका सपोर्ट कर रहे थे? जब हम अच्छे थे, दूध के धुले हुए थे, जब तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन पड़ गया तुम बुरे हो गए। ये क्या बात है? आपके साथ रहे तो अच्छे, आपके मुखालिफत में आ गए तो बुरे हो गए।
मकसद क्या है कि तुम हमारी गुलामी करो। तुम्हारे को कोई अख्तियार नहीं है कि हमारे सामने खड़े होकर कौन है वकील। ये मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनकी मुफाद परस्ती है, इनका अपॉर्चुनिज्म है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है। आज मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन तमिलनाडु में 6-7% के दरमियान में। मेरे सवाल का जवाब दो डीएमके वालों, क्या बात है कि 6-7% पॉपुलेशन है और 11% जेलों में मुस्लिम माइनॉरिटी का जिम्मेदार कौन है? 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? वानियम्बाड़ी में बच्चों का स्कूल नहीं है, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता स्कूल होकर। यहां से वकील साहब को आप कामयाब करेंगे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक जलजला आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने वाला है। गुरूर और तकब्बुर करने वालों के दिन ज्यादा नहीं चलने वाले हैं। गुरूर और तकब्बुर के भरोसे पर जीने वालों के ज्यादा दिन खत्म होने वाले ज्यादा दिन नहीं चल सकते। इनको गुरूर और तकब्बुर है कि कोई नहीं हमारे सिवा। डराते हमको कि तुम हमको छोड़कर कहां जाओगे, हमको छोड़कर किसको वोट दोगे। कल तक डराते थे आपको, आज आपके दरमियान में सदुद्दीन ओवैसी आकर आपसे भीख मांग रहा है आपके इत्तेहाद की, आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कल तक डराते थे कि कोई आपके पास पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं है, आज आपके पास एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है। आपके पास दिनाकरन का चेहरा है, कैप्टन विजयकांत का चेहरा है, दूसरे पार्टीज आपके सामने। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और यहां से 6 तारीख को आपके वानियम्बाड़ी का बच्चा है, ये आपका बेटा है, ये सन ऑफ द साइल है, हमारा कैंडिडेट जनाब वकील साहब एक नौजवान है। आप इसको कामयाब करिए ताकि जब वो तमिलनाडु की असेंबली में जाएगा, जिस किसी का चीफ मिनिस्टर होगा वो उसकी आंख में आंख डालकर वानियम्बाड़ी के जस्टिस का मुतालबा करेगा, वानियम्बाड़ी की लड़ाई लड़ेगा, वानियम्बाड़ी के गरीबों की आवाज बनेगा। वो ये नहीं देखेगा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस जात का है, वो वानियम्बाड़ी की आवाज बनेगा और आपके मसाइल को हल कराएगा। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ताल्लुक से लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग का कैंडिडेट है। हाँ, मेरा पोजीशन ये है कि मैंने हमेशा कहा और आपसे वादा कर रहा हूं कि केरला में मैं कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर नहीं गया, ना कभी लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हमको केरला नहीं जाना है। मैंने कहा कि आसाम में नहीं जाकर मजलिस को इलेक्शन लड़ूंगा। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब वहां पर अपनी पार्टी को चला रहे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह उनकी रियासत में उनको कामयाब कर दे। मगर यहां पर क्या मुस्लिम लीग में, आप बताओ, मैं मुस्लिम लीग के लोगों से तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कहां है आपके पास बनात वाला, कहां है आपके पास सुलेमान शेख, कहां ये लोग बताओ आपके पास, कहां चले गए ये लोग? वो बनात वाला जिसकी तकरीर से पूरी पार्लियामेंट हिल जाती थी, वो सुलेमान शेख जिसके दलाल पर कोर्ट को मानना पड़ता था, कहां गए लोग, कहां गए लोग? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सिर्फ 5 साल पहले असेंबली का इलेक्शन लड़कर दोबारा वानियम्बाड़ी को नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मरतबा 5 साल में वानियम्बाड़ी को आया हूँ, आपके दरमियान में रहा हूँ और CAA का एक अजीमुशान जलसा यहाँ पर हुआ था जिसमें मुझे आने का मौका मिला। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मुत्तहदा तौर पर जनाब वकील साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए। लोग मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग कैप्टन विजयकांत पर, TT दिनाकरन साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग बी टीम है। मैं पूछना चाहना चाहता हूं कि आप खुद बताइए, जो लोग हम पर बी टीम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या DMK अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी? आज आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बी टीम का, तो बताइए आज
वकील पर और मजलिस पर, कैप्टन विजयकांत पर, टीटी दिनाकरन साहब पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि आप बी टीम है। मैं पूछना चाह रहा हूं डीएमके की लीडरशिप से, क्या ये बात सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डीएमके अलायंस में है? क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की तायीद नहीं कर रही है? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी है? क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में 93 के जो कम्युनल राइट्स मुंबई में हुए, कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि शिवसेना के उस वक्त के लीडर बाल ठाकरे एक जनरल की तरह कम्युनल राइट्स को करवा रहे थे? आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करती है, तो क्या वो सेकुलरिज्म है या कम्युनलिज्म है? जो लोग मजलिस पर बी टीम का इल्जाम लगाते हैं, मैं डीएमके के लीडरशिप से पूछना चाहता हूं जनाब स्टैलिन साहब से, क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की असेंबली में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर कहा था 1 महीना पहले कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? करेंगे ना बीजेपी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अपनी पार्टी चलाने का है। मैंने दिनाकरन साहब से खुद पूछा कि क्या आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी गोइंग टुवर्ड बीजेपी। अब दिनाकरन साहब कैसे जा सकते? कैप्टन हमारे पास है, कैप्टन विजयकांत हमारे पास है। एक कैप्टन पकड़ लेंगे, कसौदीन ओवैसी पकड़ लेंगे, दिनाकरन साहब कहां जाएंगे? इंशाअल्लाह दिनाकरन साहब को अपनी पार्टी चलाने का है और उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। आप बताइए क्या डीएमके ने क्या कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो? आप पढ़िए, आपको पेज नंबर बोलता हूं, पेज नंबर 9 में लिखा गया कि वानियमबाड़ी में यहां पर बहुत फॉरेन एक्सचेंज आता है, यहां के इंडस्ट्रीज से, यहां पर रोड बनाई जाएंगी, पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होगा, पीने का पानी का इंतजाम होगा, हेल्थ फैसिलिटीज होंगे, गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये वादा है हमारा आपसे इंशाअल्लाह ताला वानियमबाड़ी की आवाम के लिए। हमने वादा किया कि वो जो 40 मुसलमान जो लाइफ कॉन्विक्ट जेलों में सड़ रहे हैं, जिसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एनजीआर के सेंटेनरी 100 साला सेलिब्रेशन में उन्होंने सबको छोड़ा, ये 41 मुस्लिम को नहीं, प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा। हम वादा कर रहे हैं कि उनको छुड़ाया जाएगा। एएमके ने वादा किया कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन होगा। बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? सब चीजें कही गई हैं। अब डीएमके क्या कहती है मालूम आपको? डीएमके कहती है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर आप पूरे देश के मंदिरों में जाएंगे तो पैसे देंगे आपको। ये पेरियार की सरजमीन है, अन्नादुराई की सरजमीन है, क्या हो रहा है यहां पर? इस पर कोई जवाब नहीं देते। मैं जब सवाल करता हूं, मेरी आपसे अपील है कि पूरे मुतमईन होकर एतमाद के साथ आप जनाब वकील साहब के हक में अपना वोट दीजिए। अपनी आवाज को तमिलनाडु के असेंबली में भिजाइए, अपने बेटे को तमिलनाडु के असेंबली में भिजाइए। वानियमबाड़ी से वानियमबाड़ी का ही शख्स तमिलनाडु के असेंबली में जाना चाहिए। एडीएमके को आपने 5 साल मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप सभी। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो खैर आफियत से हो, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।